हेलो गाइस, मनीष स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे या फिर उसका रिवीजन करेंगे। राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थलों के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं पाषाण युग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। प्रारंभिक पाषाण काल को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल इस युग के साक्ष्य जयपुर एवं इंद्रगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं, जिसके C.A. हैंकर ने इसके साक्ष्य हमें असम पत्थर से बने हैंड एक्स की खोज कर प्राप्त किए थे। इस युग के साक्ष्य हमें झालावाड़ जिले से भी प्राप्त होते हैं, जिसके साक्ष्य हमें सेटनकार ने खोज करके हमें उपलब्ध करवाए हैं। साक्ष्य क्या क्या रहे हैं? हैंड एक्स रहे हैं, क्लीवर, चॉपर इत्यादि रहे हैं। इसके बाद में आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के मुख्य उपकरण रहे हैं स्क्रैपर एवं पॉइंट। इस समय तक संस्कृति के सामाजिक जीवन का अभाव था। ये साक्ष्य है कहाँ मिले हैं हमें? इसके साक्ष्य मिले हैं हमें लूणी एवं बेडस नदी घाटियों में। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं मध्य पाषाण काल के। इसके बाद में तीसरी है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मतलब हुआ 10,000 वर्ष से पूर्व की जो सभ्यता थी उसके बारे में। उत्तर पाषाण काल राजस्थान में प्रारंभिक मानवीय गतिविधियां बनास नदी घाटियों में हमें दिखाई दी जाती है, जिसके प्रमुख स्थल है, पहला है बागौर। बागौर अर्थात भीलवाड़ा। बागौर कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यह यहाँ पर छेद वाली सुई, सर्वप्रथम हमें छेद वाली सुई के साक्ष्य हमें यहीं पर प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन करता थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। अगली है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर जो कि लूणी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं लघु पाषाणकालीन औजारों के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्निकुंड एवं 5 आवास स्थलों के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1966 से 67 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसका उत्खनन किया गया, जिससे तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता हमारे समक्ष आई। इसके अन्य केंद्र थे जैसे बुड्ढा पुष्कर अजमेर, जायल नागौर और डीडवाना नागौर है। इसके बाद में आते हैं, ये तो पाषाणकालीन सभ्यता है। अब आते हैं ताम्रयुगीन स्थल। ताम्रयुगीन स्थल अर्थात ताम्र पाषाणकालीन एवं ताम्रकालीन संस्कृति कौन कौन सी है? वह संस्कृति जहाँ से हमें तांबे के उच्च भंडार, तांबे के अत्यधिक मात्रा में हमें भंडार प्राप्त हो, इसके कहते हैं हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। जैसे कौन कौन सी है? पहली है गणेश्वर सीकर, गिल्लुंड उदयपुर, कालीबंगा श्रीगंगानगर, आहड़ उदयपुर में उत्खनन के पश्चात है ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं हमारे सामने आई है। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है गणेश्वर। गणेश्वर कांती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ पर ताम्र आयुध के 99.9% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से पत्थर के बांध के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगली है कालीबंगा। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह हनुमानगढ़ में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। 1961 से 99 के मध्य वास्तविक उत्खननकर्ता कौन थे इसके? बाल BK थापर और BB लाल, यानी कि बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। और इसके वैसे उत्खननकर्ता, पहले उत्खननकर्ता कौन थे इसके पहले उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष 1952 के अंदर। फिर 1961 और 62 के मध्य इसके उत्खननकर्ता कौन रहे हैं? बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। कालीबंगा से प्राग व विकसित हड़प्पाकालीन सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में 2 फसलें के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी? गेहूं एवं जौ के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे भूकंपरोधी इमारतें, भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग और दूसरा था निचला नगर, यानी कि पूर्वी। दुर्ग पश्चिमी दिशा में था और निचला नगर पूर्वी दिशा में हुआ करते थे। यहाँ से हमें 7 वेदिकाएँ प्राप्त होती है। सड़क के किनारे चबूतरे, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों से बने हुए थे। अलंकृत ईंटें बने की वह ईंटें जिनके ऊपर कुछ न कुछ ज्यामितीय या फिर आकृतियाँ बनी हुई हो, उनको कहते हैं अलंकृत ईंटें। शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। यहाँ से हमें वृषभ की मूर्ति, हाथी दांत का कंगा एवं मर्दभांड कत्थई रंग का मर्दभांड यानी प्राप्त हुआ है। 1985 से 86 में भारत सरकार ने यहाँ संग्रहालय की स्थापना भी की थी। फिर आती है 34 सभ्यता।
बीकानेर के आसपास के स्थल से हमें सोनती सभ्यता प्राप्त हुई है, जिसे अमलानंद घोष ने इससे संपूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है तथा इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो प्रमुख केंद्र थे, पहला सावणिया एवं दूसरा था पुंगल। फिर आती है आहड़। आहड़ उदयपुर। आहड़ को राजधानी भी बनाया गया था मेवाड़ की, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेड़स नदी के किनारे आहड़ बेड़स नदी के किनारे स्थित है, जो कि उदयपुर के अंदर है। इसे मर्तकों का टीला कहा जाता है तथा यह बनास सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोग शाकाहार व मांसाहार दोनों हुआ करते थे। यहाँ पर यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है जिस पर अपोलो का चित्रण किया गया है या फिर अपोलो की आकृति बनी हुई है। आहड़ को ताम्रवती नगरी तथा यहाँ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अघाटपुर या धूलकोट भी कहा जाता है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल या फिर R.C. अग्रवाल ने की थी तथा इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा H.D. सांकलिया ने मिलकर इसका उत्खनन करवाया था। फिर आते हैं यहाँ पे हमें बिना हत्थे के जलपात्र भी मिले हैं। इस प्रकार के ईरान से भी हमें जलपात्र मिले थे तथा अतः आहड़ सभ्यता हमें ईरान से संबंध को भी व्यक्त करती है। यहाँ लाल व काले मर्दभांड मिले हैं तथा यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त होती है, जिसे हम ताम्रवती नगरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था। यहाँ से हमें क्या है, शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता था। इसी प्रकार आहड़ के अन्य केंद्र रहे हैं, जैसे बालाथल उदयपुर, गिलुंड राजसमंद और जियाणा भीलवाड़ा। अब पढ़ते हैं बालाथल। बालाथल वर्ष 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया, जिसमें लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ, नलकूप, हाथ से बना कपड़ा व 11 मकानों का भवन आदि प्राप्त हुए हैं। फिर आता है गिलुंड राजसमंद। गिलुंड इसका उत्खनन ब्रजवासी लाल, B.S. सिंधे, ग्रेगरी पोशाल द्वारा 2 टिलों से किया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी भी कहा जाता है। आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई है। यहाँ से 5 प्रकार के मर्दभांड, मिट्टी के खिलौने तथा पत्थर की गोलियाँ एवं हाथी दांत के चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। और जियाणा भीलवाड़ा वर्ष 2000 ईस्वी में B.L. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी द्वारा उत्खनन से बैल तथा गाय की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। एक बार इनका फिर से रिवीजन करते हैं। कहाँ कौन सी? बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर में इसकी खोज कब की गई? 1993 के अंदर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ, नलकूप, हाथ से बुना कपड़ा एवं 11 मकानों का भवन प्राप्त हुआ है। फिर आता है गिलुंड राजसमंद। उसके उत्खनन ब्रजवासी लाल तथा B.S. सिंधे तथा ग्रेगरी पोशाल द्वारा 2 टीलों से किया गया, जिसे मोगरा मगरी, स्थानीय भाषा में इसे मोगरा मगरी भी कहा जाता है। आहड़ के विपरीत यहाँ पर पक्की ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ से 5 प्रकार के मर्दभान, मिट्टी के खिलौने तथा पत्थर की गोलियाँ भी प्राप्त हुई है। और जियाणा भीलवाड़ा वर्ष 2000 ईस्वी में B.L. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी द्वारा इसका खोज की गई। यहाँ से बैल तथा गाय की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ताम्र युगीन सब स्थलों में ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं। मिलने के कारण इसकी विशेष उल्लेखनीय है। कौन कौन सी है? पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, जाड़ौल उदयपुर, पुराड़ा नागौर, सावणिया बीकानेर, पुंगल बीकानेर, मलाह भरतपुर, नंदलालपुर किराड़ौद जयपुर, कील माहौल सवाई जोधपुर, एलाना जालौर और बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है। जैसे कुराड़ा नागौर, ये ताम्र सामग्री के अतिरिक्त यहाँ पर प्रणाल युक्त अध्र्य पात्र प्राप्त हैं, यानी औजारों की नगरी भी कहा जाता है। मलाह भरतपुर, ताम्र हारपुन एवं तलवारें मिली हैं। यहाँ घना अभ्यारण्य के यह मलाह भरतपुर जो है, जो घना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर के अंदर, यह उसके मध्य में स्थित है। किराड़ुत जयपुर, यहाँ पर 58 हमें तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। जोधपुरा जयपुर, जोधपुरा सभ्यता जयपुर की है। हालांकि जोधपुरा नाम से हमें ये लगता है जैसे कि यह सभ्यता जोधपुर की होगी, नहीं, ये सभ्यता जयपुर की है। ये उत्खनन का कार्य श्री रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। यहाँ का यह साबी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपीश वर्णी मृतपात्रों का जमाव है। यहाँ से डिश ऑन स्टैंड, यहाँ से हमें डिश ऑन स्टैंड मिला है तथा यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी हमें प्राप्त होती है। फिर आया नोह भरतपुर, कपीश वर्णी मृतपात्र मिलते हैं। यह रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोह तथा जोधपुर से ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं होती। नोह तथा भरत
जोधपुरा। नौ सभ्यता भरतपुर और जोधपुर और जयपुर से हमें ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कपिशवर्णी मध्यपात्र ताम्रयुगीन संस्कृति का हमें बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें भी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की श्रेणी में रखते हैं। फिर आती है लोह युगीन सभ्यताएं या फिर लोह युगीन संस्कृति। जोधपुर से हमें लोह गलाने की भट्टियां एवं 9 से कत्थई रंग के मध्यपात्रों के स्तरों द्वारा लोहे के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कृषि उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा। यहाँ से विविध कार्यों में सुगमता आई है। प्रमुख स्थल विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, सांबर जयपुर, सुनारी, रेड नगर, नन्नेवा, बीनमाल नगरी आदि है। सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू, रेड, टोंक, नगर चित्तौड़गढ़, बीनमाल जालौर और नगरी मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता को, जो कि आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। अब आती है वैदिक कालीन सभ्यताएं। वैदिक कालीन सभ्यताएं इस सभ्यता के अवशेष श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तरखानवाला डेरा चक 64 से प्राप्त होते हैं। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल किसे कहते हैं? जो महाकाव्य के टाइम समय के अवशेष जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं इसे हम कहते हैं महाकाव्य काल। रामायण में राजस्थान का निर्माण भगवान श्री राम के द्वारा फेंके गए अमोघ अस्त्र से बताया गया है। वहीं भारत में महाभारत में जांगल देश जिसे हम बीकानेर के नाम से जानते हैं का उल्लेख है, जो कौरव पांडव राज्य के अधीन हुआ करता था। महाजनपद काल, वैसे अगर हम इतिहास से अगर लड़ें तो अभी हमने पढ़ा जैसे वही महाभारत में हमें जांगल देश यानी कि बीकानेर का उल्लेख मिलता है, और वहीं अगर हम बीकानेर का इतिहास पढ़ें तो हमें देखते हैं कि राव बिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। तो इन दोनों का कहीं भी हमें कुछ भी जुड़ाव नहीं मिलता है, कहीं भी कोई लिंक नहीं मिलता है, पर क्या करें, जो इतिहास है जो लिखा गया है हम वही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं, और अन्य करना भी नहीं चाहिए। और है जैसे महाजनपद काल, मत्स्य महाजनपद अलवर व आसपास का क्षेत्र, राजधानी विराटनगर जयपुर। सूरसेन महाजनपद अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। कुरु महाजनपद, जैसे हमारे यहाँ पर टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत के अंदर, जिसके अंदर से राजस्थान के अंदर 3 महाजनपद आया करते हैं। पहला मत्स्य, दूसरा सूरसेन और तीसरा कुरु महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जिसे अलवर व आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर हुआ करती थी। फिर आता है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा के अंदर। तीसरा है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, और ये क्या था? अलवर का उत्तरी भाग। अलवर का जो ऊपर की साइड का जो उत्तरी भाग है वो कहाँ आता था? कुरु जनपद के भाग में आता था, और अलवर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंदर, और अलवर का कुछ भाग सूरसेन महाजनपद के अंदर भी आता था। अतः हम कह सकते हैं कि अलवर जिले के अंदर प्राचीन काल के अंदर 3 महाजनपद हुआ करते थे, मत्स्य, सूरसेन और कुरु महाजनपद, जो कि राजस्थान के अंदर 3 महाजनपद है, और तीनों के अवशेष हमें अलवर जिले से प्राप्त होते हैं। सीवी जनपद, सीवी जनपद को हम क्या कहते हैं? सीवी जनपद यानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये जब सीवी जनपद है, इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़। राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल था सीवी जनपद, जिसके उत्खनन करता थे DR भंडारकर, जिन्होंने 1920 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। मध्यमिका की जानकारी पाणिनि, अष्टाध्यायी एवं पतंजलि महाभाष्य में महाभारत से भी मिलती है। लोग कहते हैं राजस्थान नया बना राज्य है, पर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है मध्यमिका की जानकारी हमें पाणिनि, अष्टाध्यायी एवं पतंजलि महाभाष्य एवं महाभारत से भी मिलती है, अर्थात रामायण एवं महाभारत से भी पूर्व राजस्थान का अस्तित्व था। राजस्थान का प्रथम अभिलेख बड़ली के अनुसार मध्यमिका एक जैन केंद्र हुआ करता था। अतः जैन धर्म भी आज का नहीं है, यह भी सदियों पुराना है। मालव जनपद था जयपुर व टोंक का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी नगर यानी टोंक।
इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। मालवा जनपद को क्या कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद से प्राप्त होते हैं। ये सिक्के नगर व रेड से प्राप्त होते हैं। रेड यानी कि टोंक, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, और रेड यानी टोंक के उत्खननकर्ता कौन थे? कैलाशनाथ दीक्षित, या सॉरी कैलाशनाथ पुरी, माय मिस्टेक, कैलाशनाथ पुरी थे। योध्या जनपद कौन सा था? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के अनुसार कुषाणों ने योद्धियों को रोका था। इसके अनुसार योद्धे वीर की उपाधि धारण करते हैं। पहले हनुमानगढ़ योध्या जनपद कौन सा है कहा जाता है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, उससे योध्या जनपद कहा जाता है। प्राचीन काल के अंदर यहाँ पर कुषाण यहाँ पर निवास किया करते थे। अतः यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि कुषाणों ने योद्धियों को रोका था, अतः इन्हें भी योद्धियों की उपाधि दी गई। अतः यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योध्या जनपद भी कहा जाने लगा। फिर आता है मौर्य काल। मौर्य काल का अवशेष से ज़्यादा हमें मिलते हैं बेराट यानी कि विराटनगर जयपुर से। प्रथम बार इसका उत्खनन किया गया दयाराम साहनी द्वारा 1936 ईस्वी में। इसके पश्चात 1962-63 में नीलरतन बनर्जी द्वारा व कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका पुनर्उत्खनन किया गया था। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा बिचट पहाड़ी से हमें भाबरू शिलालेख प्राप्त होता है, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। 1871 में कार्लाइल को भीम पहाड़ी से एक अशोक का अन्य अभिलेख मिला है। यहाँ से चांदी की मुद्रा पंचमार्क भी प्राप्त हुई है। यहाँ पे पंचमार्क जिस पे 5 मार्क किए गए हों, मतलब 5 मूर्तियाँ या फिर 5 कुछ भी चिन्ह बनाए गए हों। विराट से सर्वाधिक मात्रा में हमें शिलाचित्र प्राप्त होते हैं। विराट में चट्टानों पर लिखी गई लिपि शंख लिपि प्राप्त होती है। विराट से सर्वाधिक मात्रा में शिलाचित्र प्राप्त होते हैं। विराट में चट्टानों पर लिखी गई लिपि शंख लिपि प्राप्त होती है। मानसरोवर अभिलेख 713 ईस्वी में के अनुसार यहाँ मान मौर्य का शासन था। मानसरोवर अभिलेख कब का है? मानसरोवर अभिलेख का 713 ईस्वी का। इनके अनुसार यहाँ पर मान मौर्य का शासन हुआ करता था। कणसवा कोटा 738 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद राजस्थान में मौर्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्यों का हमें 2 बार उल्लेख मिलता है। पहला तो मानसरोवर अभिलेख के अंदर हमें मौर्यों का 2 जगह उल्लेख मिलता है। पहला 713 ईस्वी के अंदर मानसरोवर अभिलेख के अंदर, दूसरा कणसवा कोटा के अंदर 738 ईस्वी के अंदर हमें मिलता है। मानसरोवर अभिलेख के अंदर हमें मान मौर्य का अभिलेख मिलता है और कणसवा कोटा के अंदर मौर्य राजा धवल का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। चीनी यात्री हुएनसांग बेराट का उल्लेख करता है। हुएनसांग 8 बौद्ध मठों की पुष्टि भी करता है। मौर्योत्तर काल। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी में मध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। बेराट से मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है। नोह से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। नोह भरतपुर से शंगुकालीन, शंगु समझते हैं अपने, नीचे से संकड़ा और इसे गोल होते होते ऊपर से यूं, जैसे आपको मैं समझाऊं तो ये है शंगु। इस प्रकार की हमें शंगुकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति हमें नोह भरतपुर से प्राप्त होती है, जिसे हम वर्तमान में जाक बाबा की मूर्ति के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसका उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। यह कुषाण राजा हुइशक व वासुदेव के शाण राजा हुइशक व वासुदेव के सिक्के भी मिलते हैं। वासुदेव कौन? वही वासुदेव चौहान जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। हनुमानगढ़ के रंग महल से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण ही इसका नाम रंग महल रखा गया है। लाल रंग के पात्रों पर, जैसे कोई घड़ा है अपने मर्दभांड, हमें मर्दभांड को अगर हमने देसी भाषा में समझे तो घरों के अंदर जो घड़े होते हैं अपने मिट्टी के, उन्हीं को मर्दभांड कहा जाता था। जिसे लाल रंग के घड़े के ऊपर काले रंग की ज्यामिति से अलंकृत करना, उसको कहते हैं लाल काले मर्दभांड। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण इसका नाम रंग महल रखा गया। यहाँ से एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है। रंग महल का उत्खनन डॉक्टर हन्नारेड ने किया था। ये था मौर्योत्तर काल। अब तो आगे आता है गुप्त काल। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लिखाई थी। उसके अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्र को, मतलब राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। बयाना के समीप नगला झील से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। बयाना भरतपुर, जहाँ पे सांगा और उसका युद्ध हुआ था। बयाना के समीप नगला झील से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। प्रतिहार राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ भीमलाट का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने यहाँ उषा मंदिर बनवाया था। बयाना के समीप नगला झील से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। प्रतिहार राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ भीमलाट का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने यहाँ उषा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बड़वा बारा, बड़वा कहाँ स्थित था? बारा के अंदर से गुप्तकालीन अभिलेख मिलता है। इसमें मोखरी शासकों का वर्णन भी मिलता है। यहाँ से हमें किसका वर्णन मिलता है? मोखरी शासकों का वर्णन मिलता है। हूण शासक मिहिर गुल ने बाड़ोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हूण शासक मिहिर गुल ने बाड़ोली के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चारचोम कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। चारचोमा कोटा, कौन सा? चारचोमा कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। अब आता है गुप्त काल, क्या होता है? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के अंदर भीरमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो कि भारत आए थे। इसने भीनमाल यानी कि भीनमाल को किसने क्या कहा था? पीलो मोलो के नाम से इसने संबोधित किया था, जिसके उत्खनन करता कौन थे? रतनचंद्र अग्रवाल थे। यहाँ से रोमन एम्फोरो यानी सुरापत्त तथा यूनानी दोहती सुराही मिलती है। भीनमाल कहाँ पे है? भीनमाल जालोर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। और ह्वेनसांग ने इसका क्या नाम दिया था? पीलो मोलो। उत्खननकर्ता कौन थे इसके? भीनमाल के उत्खननकर्ता थे श्री रतनचंद्र अग्रवाल। यहाँ से रोमन एम्फोरो यानी कि सुरापत्थर, यहाँ से रोमन एम्फोरो सुरापत्थर तथा यूनानी दौती सुराही भी मिलती है। अन्य पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं? सुनारी झुंझुनू। सुनारी झुंझुनू एक लोह युगीन केंद्र था। झुंझुनू जिले में स्थित कांती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोग चावल का प्रयोग करते थे तथा घोड़ों के रथ खींचते थे। यहाँ पर लोग चावल की खेती क्या करते थे? एवं घोड़ों से रथ खींचते थे। सुनारी सभ्यता वैदिक आर्यों ने बसाई थी। हम यह मानते हैं कि उससे हमें मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सुनारी सभ्यता वैदिक आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। अगला है इसवाल उदयपुर। इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पूर्व में लोहा गलाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान हड्डियां एवं ऊंट का दांत प्राप्त हुए हैं। इसवाल उदयपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पे हमें उत्खनन के दौरान हड्डियां एवं ऊंट के दांत प्राप्त होते हैं और लोहे गुलाने की भट्टियां भी प्राप्त होती हैं। फिर आती है नगर सभ्यता। नगर सभ्यता के उत्खननकर्ता थे डॉक्टर N.K. पुरी के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। यह उड़ियारा के पास स्थित है, जिससे पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं प्राप्त होती है। अगर हमसे पूछें कि हमें कहाँ पर बहुसंख्यक मात्रा में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं प्राप्त होती है, तो वो है नगर सभ्यता। फिर आती है नलियासर जयपुर। नलियासर जयपुर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसकी ये सीधी सी बात है, ये लोहे युगीन सभ्यता है और ये कहाँ पे स्थित है? सांबर में स्थित है। सांबर की स्थापना किसने की थी? चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान। वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते, पर हाँ अच्छे से संस्थापक मान सकते हैं उन्होंने, जिन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी सांबर बनाई थी। बारोर श्रीगंगानगर। सरस्वती नदी के किनारे 2003 ईस्वी में यहाँ उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राक व विकसित हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हमें प्राक व विकसित हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 8000 लाजवर्द मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? 8000 लाजवर्द मनके प्राप्त हुए हैं तथा बटन के आकार की मोहरें भी मिलती हैं। बटन के आकार की मोहरें जैसे कह सकते हैं, जैसे गोल गोल हुआ करती है, लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर के डायामीटर की मोहरें है वो।
वो हमें प्राप्त होती हैं बरौर श्रीगंगानगर से। तरखान वाला डेरा 64 गंगानगर जिले के गंगानगर के अनूपगढ़ में तरखान वाला 64 से हमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। फिर आता है बुड्ढा पुष्कर अजमेर, यह लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुड्ढा पुष्कर अजमेर से हमें क्या प्राप्त होते हैं? बुड्ढा पुष्कर अजमेर से हमें लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त सभ्यताओं से कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अगर आप इतना भी कवर कर लें तो काफ़ी है। धन्यवाद।